हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम स्टडी पैराडाइज। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं के गणित कैट ग्रेड के अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना के संपूर्ण प्रश्नों का हल इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रही वीडियो के अंत तक। और यदि आपने मेरे चैनल स्टडी पैराडाइज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे अध्याय की शुरुआत में जो आपकी 8th ग्रेड की पुस्तक है उसमें कुल बच्चों की संख्या अलग अलग पंक्तियों के अनुसार निकालना बताया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहले चित्र में कुल मिलाकर यहाँ 8 पंक्तियाँ हैं और इन 8 पंक्तियों में एक एक बच्चा बैठा है। तो कुल मिलाकर पंक्तियों की संख्या 8 है और हर पंक्ति में एक बच्चा बैठा है, तो कुल बच्चों की संख्या हो गई यहाँ 8। इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुल मिलाकर 4 पंक्तियाँ हैं और हर पंक्ति में यहाँ आप देख पा रहे हैं 2-2 बच्चे बैठे हैं, तो सभी बच्चों की संख्या हो गई 4 दूनी 8। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ एक ही पंक्ति है, पंक्ति की संख्या यहाँ 1 है और उस एक ही पंक्ति में 8 बच्चे हैं, तो कुल बच्चों की संख्या हो गई 8। इसी प्रकार सबसे आखिरी वाले चित्र में यहाँ 2 पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में 4-4 बच्चे बैठे हैं, तो कुल जो बच्चे हैं उनकी संख्या हो गई 8। तो इस प्रकार हम पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या के गुणनफल से कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे आपके अध्याय में गुणनखंडों का परिचय दिया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ संख्या लिखी गई है, संख्या 1 से लेकर 11 तक लिखी गई हैं और गुणनखंड लिखे गए हैं। तो गुणनखंड से तात्पर्य वह संख्याएं हैं जो इन दी गई संख्याओं को विभाजित कर सकती हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि सारी संख्याओं 1 से 11 में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, यानी सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं, 1 के पहाड़े में सारी संख्याएं आती हैं और एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको और मिलेगा जो है वह संख्या स्वयं। जैसे 2 के गुणनखंड में 2 मिलेगा, 3 के गुणनखंड में 3 मिलेगा, 4 के गुणनखंड में 4 मिलेगा, 5 के गुणनखंड में 5 मिलेगा, 6 के गुणनखंड में 6। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हैं, यानी एक तो 1 और एक वो है स्वयं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कुछ संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। लेकिन यदि संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक हों, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके 3 गुणनखंड हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हों। 3 से अधिक भी होंगे तो भी वह भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब एक जो है, एक यहाँ पर ना तो भाज्य है ना अभाज्य, क्योंकि इसके गुणनखंडों की संख्या केवल 1 है। अब आते हैं आगे की ओर। जैसे यहाँ पर 12 के गुणनखंड आपको निकाल के दिखाए गए हैं, तो पहले 1 का हमने गुणा किया 12 से, तो 12 को 12, फिर 2 का भाग हमने दिया 12 में तो 6 बार जाएगा, 3 का भाग दिया हमने तो 4 बार जाएगा। इसके बाद हम 6 का भाग देंगे तो पुनः हम यहाँ आ जाएंगे और इसके बाद 12 का भाग देंगे तो पुनः हम 1 बार देंगे। तो इस प्रकार 1 गुणित 12 यानी 1 का पहाड़ा 12 बार या 12 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 12 मिल जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ें या 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ें तो हमें 12 मिल जाएगा। इसी प्रकार 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ें या 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ें तो हमें 12 मिल जाएगा। तो 12 के जो गुणनखंड है वह हो गए 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये सभी संख्याएं 12 को पूर्णतः विभाजित करती हैं। अब देखते हैं हम आगे। यहाँ पर हमें 48 के गुणनखंड निकालने हैं, तो 48 के गुणनखंड भी हम इसी प्रकार पहले इसे बना लेंगे। तो 1 गुणित 48, फिर हम 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8,
फिर 3 का पहाड़ा हम जब पढ़ेंगे तो 3 से भाग हम जब 48 में देंगे तो ये जाएगा 3 एकु 3, 3 18। फिर 4 से हम भाग देंगे 48 में तो ये जाएगा 12 बार। फिर 5 का भाग नहीं जाएगा 48 में। फिर 6 का भाग जाएगा 48 में, 6 8 48। अब हम जब 8 6 48 यानी 8 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ेंगे तो वापस हम इसी पद पे आ जाएंगे, तो हम इसे दोहराएंगे नहीं। इस प्रकार हमें ये जो सारी संख्याएं यहाँ मिल रही हैं ये सारे 48 के गुणनखंड हैं, जो कि हैं 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और स्वयं 48। यानी जो सारी संख्याएं इस गुणनफल में जो आई हैं वह सब 48 के गुणनखंड हैं, यानी ये सब संख्याएं 48 को विभाजित करती हैं। तो यही संख्याएं मैंने यहाँ पर भी लिखी हैं। इसी प्रकार 20 के गुणनखंड बनाने के लिए भी हम इसी विधि का उपयोग कर सकते हैं। पहले हम 1 से भाग देंगे तो ये 20 बार जाएगा। फिर हम 2 से भाग देंगे 20 में तो ये 10 बार जाएगा। फिर 3 का भाग नहीं जाएगा 20 में। फिर 4 का भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा। तो इस प्रकार अब हम यहाँ आगे अब हम यहाँ कोई पद हमें नहीं मिलेगा, तो ये जो सारी संख्या यहाँ हमें मिल रही हैं वे सब 20 के गुणनखंड हैं, जो है 1 2 4 5 10 और 20। यही संख्याएं मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इस विधि का प्रयोग करके आप सारे गुणनखंडों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर लघुत्तम समावर्ती का परिचय दिया गया है, तो लघुत्तम समावर्ती को अंग्रेजी में शॉर्ट में कहते हैं LCM, और इसका पूरा नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, यानी वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती है। जैसे कि हमने 6 और 9 का लघुत्तम समावर्ती ज्ञात किया है, तो 6 का यहाँ पे पूरे पहाड़े लिखे गए हैं, जो गुणज लिखे गए हैं, जो 6 से विभाजित होती हैं वे संख्याएं गुणज कहलाती हैं। तो 6 के गुणज हमने यहाँ लिखे हैं, मतलब 6 का पहाड़ा लिखा है, और 9 के गुणज लिखे हैं, मतलब 9 का पहाड़ा। वे सारी संख्याएं जो 9 से विभाजित होती हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों के ही गुणज में जो सार्वगुणज है, यानी दोनों संख्याओं से विभाजित होते हैं, ऐसी संख्याएं जो 6 से भी विभाजित होती हैं और 9 से भी, तो ये दोनों के सार्वगुणज हो गए, जो कि हैं 18 36 54, और भी हमें बहुत सारी अनंत संख्याएं मिलेंगी। तो इन सारे सार्वगुणजों में, यानी जो सार्वगुणज हैं उनमें सबसे छोटा सार्वगुणज जो है 18, वह कहलाता है लघुत्तम समावर्ती। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती है वह कहलाती है उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती या LCM। तो हमें यहाँ पर 12 16 और 18 का लघुत्तम समावर्ती याद करना था, तो हम इसी विधि के प्रयोग से इसे ज्ञात करते हैं। मैं पहले 12 के गुणज लिख देता हूँ, फिर 16 के गुणज लिख देता हूँ, और फिर 18 के। तो यहाँ पर चूँकि पहला जो गुणज है वह 144 प्राप्त हो रहा है, तो जो पहला जो सार्वगुणज मुझे तीनों में प्राप्त हुआ है, जो सार्वगुणज मुझे प्राप्त हुआ है वह 144 है। तो इस प्रकार तीनों संख्याओं का जो LCM हो गया वह हो गया 144। तीनों के पहाड़े में मिलने वाली जो सबसे पहली संख्या है, जो समान संख्या है, वह है 144। अब यहाँ पर महत्तम समावर्तक का परिचय दिया गया है। इसे अंग्रेजी में संक्षिप्त में कहते हैं HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF ऐसी सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती है। इसके लिए पहले हम सभी संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। जैसे 18 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 × 3 × 3, और 24 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 2 × 3। अब दोनों में जो मुझे उभयनिष्ठ संख्या मिलेगी, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, दोनों में मुझे उभयनिष्ठ जो संख्या मिल रही है वह है 2 और 3। तो इनका जो गुणनफल होगा, सार्वगुणनखंड का जो गुणनफल होगा वह कहलाएगा महत्तम समावर्तक। 6 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 18 और 24 का HCF आया 6। ये 6 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 18 को भी विभाजित करती है और 24 को। इससे छोटी तो कई संख्याएं हो जाएंगी, जैसे 1 2 और 3,
लेकिन इससे बड़ी कोई भी संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर सके। तो ये हो गया HCF। अब हमें एक प्रश्न में HCF निकालने का बोला गया है, 16 और 28 का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। तो पहले हम 16 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, जो कि हमें प्राप्त होते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, और फिर 28 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं, जो हमें प्राप्त होते हैं 2 गुणित 2 गुणित 7। तो दोनों में हम देखते हैं कि जो सार्व अभाज्य गुणनखंड है वह है 2 गुणित 2, यानी दोनों में 2 जो है 2 बार आया है। इसके अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड में हमें नहीं मिल रहा है। तो दोनों का गुणनफल हम प्राप्त कर लेंगे 4। तो 4 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 16 और 28 को विभाजित करती है। तो इस प्रकार दोनों का महत्तम समवर्तक हमें मिल गया 4। अब यहाँ से शुरुआत होती है बहुविकल्पीय प्रश्नों की। तो प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संपूर्ण संख्या है। तो संपूर्ण संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसके गुणनखंड जो हैं उस संख्या से दुगने हों, यानी जो गुणनखंडों का योग है वह संख्या से दुगना हो। जैसे 6 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं या 6 के जो गुणनखंड हैं वह है 1, 2, 3 और 6, यानी ये सारी संख्याएं 6 को विभाजित करती हैं। अब इनको हम जोड़ लेते हैं तो ये आता है 12। 2 1 और 2 3, 3 6 और 6 12। तो ये जो योगफल इन गुणनखंडों का आया है वह इस संख्या से दुगना आया है, तो इसलिए इस संख्या को हम कहेंगे संपूर्ण संख्या। इसके अलावा 28 भी एक ऐसी संख्या है जिसके सभी गुणनखंडों का योग उससे दुगना यानी कि 56 प्राप्त होता है। तो 28 भी एक संपूर्ण संख्या है। तो फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर A 6। फिर प्रश्न क्रमांक 2 है, 36 के गुणनखंडों की संख्या है। तो 36 के गुणनखंड देख लेते हैं हम। 1 गुणित 36, 2 से भाग देंगे तो ये 18 बार जाएगा। 3 से भाग देंगे हम 36 को तो ये 12 बार जाएगा। 4 से भाग देंगे तो 4 नाम 36, और 6 से भाग देंगे तो ये 6 बार। तो गुन लीजिए, कुल मिलाकर गुणनखंड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने 6 को एक ही बार गिना है। तो इस प्रकार कुल 9 गुणनखंड हैं इसके, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो वह है 2। हमने अभी अभी देखा था कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड यानी कि 1 और वह स्वयं हो उन्हें कहते हैं हम अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहली संख्या 2 है जिसके केवल 2 गुणनखंड 1 और 2 हैं, यानी यह 1 और 2 से विभाजित होती है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। और अभाज्य संख्या की भी यही कंडीशन है कि केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए, 2 से अधिक होने पर वह भाज्य संख्या हो जाती है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। एक शिक्षक अपनी कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को 5-5 टॉफियां बांटता है। बताइए शिक्षक के पास कुल टॉफियों की संख्या का इकाई अंक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है यदि वितरण के बाद उसके पास कोई टॉफी शेष न। चूंकि शिक्षक सभी बच्चों को 5-5 टॉफियां बांट रहे हैं, तो जो टॉफियां हैं वह 5 के गुणज के रूप में होंगी, और 5 के गुणज में केवल वे संख्याएं आती हैं जिनका इकाई का अंक या तो 5 हो या 0 हो। आप 5 के पहाड़े में भी देख लीजिए, सारी संख्याएं जो 5 से विभाजित होती हैं उनका इकाई अंक या तो 5 होता है या 0। तो यहाँ पर 5 हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर A 0। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक कॉलोनी में कुल 20 मकान हैं। इन मकानों पर 1 से 20 तक नंबर अंकित हैं। उन मकानों की संख्या बताइए जिन पर संख्या 18 के गुणनखंड वाले नंबर अंकित हों। तो हमें उन मकानों की संख्या बतानी है जिन पर 18 से विभाजित होने वाले जो अंक हैं वह अंकित हों। तो हम 18 के गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 1 से भाग हम 18 में देंगे तो 18 बार जाएगा। 2 से भाग देंगे तो ये 9 बार जाएगा। 3 से भाग देंगे तो ये 6 बार जाएगा। अब इसके बाद
कोई और संख्या नहीं है, 3 के बाद 6 है तो ये 6 का भाग हम 3 बार देंगे तो ये आ चुका है। तो इसलिए जो मकानों की संख्या है जिन पर 18 से विभाजित होने वाले नंबर अंकित हैं वह हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ऑप्शन है सी 6। अब आगे है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए, जिसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 6 है, संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो गुणज वे संख्याओं को कहते हैं जो दी गई संख्या से विभाजित होते हैं। जैसे 7 के गुणज हो गए 7, 14, 21, 28, 35, यानी 7 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं हमने यहाँ 5 लिखी हैं। तो गुणज में वे संख्याएं जाएंगी जो 7 से विभाजित हो जाती हैं या जिनमें 7 से भाग चला जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 है, एक दूध वाला 2 घरों में क्रमशः 1 सही 1/2 लीटर एवं 2 सही 1/2 लीटर दूध देता है। बताइए वह बड़े से बड़े किस माप का प्रयोग करे कि दोनों घरों में एक ही मापक बर्तन से दूध माप कर दे सके। तो जब भी बड़े से बड़े शब्द का उल्लेख किसी प्रश्न में हो तो हमें इसका महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। मतलब हमें एक ऐसे बर्तन की माप निकालनी है जिससे वो 1.5 लीटर और 2.5 लीटर दूध माप सके। तो इसके लिए पहले हम इस जो मिश्र भिन्न है इसको हम अनुचित भिन्न में बदल लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने के लिए पहले हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 1 को 2 और योग गुणनफल में हम ऊपर वाले अंश को जोड़ देंगे तो 2 और 1 3/2। इसी प्रकार 2 से 1/2 के लिए हम इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 में 1 को जोड़ देंगे तो 4 और 1 5 और बटे में जो लिखा रहता है उसे वैसा का वैसा लिख देते हैं तो 5/2। अब हमें महत्तम समावर्तक निकालना है 3/2 और 5/2 का। तो जब भी हम किसी भिन्न का महत्तम समावर्तक निकालते हैं तो इसमें हम अंश का महत्तम समावर्तक निकालते हैं और जो हर है उनका लघुत्तम समावर्तक याद करते हैं। तो 3 और 5 का महत्तम समावर्तक मतलब ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो 3 को भी विभाजित कर सकती है और 5 को भी, तो वह है 1। 1 के अलावा किसी और संख्या का 3 और 5 में भाग नहीं जाता है। इसी प्रकार 2 और 2 का लघुत्तम समावर्त्य, यानी लघुत्तम समावर्त्य मतलब 2 और 2 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। तो 2 और 2 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 2 ही है। तो इस प्रकार जो मापक आएगा जो इन दोनों मात्राओं को माप सके वह होगा 1/2 लीटर, यानी दूध वाला 1/2 या आधा लीटर के माप का प्रयोग करेगा। तो इस प्रकार आधा लीटर के माप से वह 3 बार में 1.5 लीटर माप देगा और 5 बार में 2.5 लीटर को माप सकेगा। प्रश्न क्रमांक 8 है, 24 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो गुणनखंडों को निकालने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं कि हम 1 से भाग देंगे तो ये 24 बार भाग जाएगा तो 1 × 24। फिर हम 2 से भाग देंगे तो 24 में भाग 12 बार जाएगा तो 2 × 12। फिर 3 से भाग जब हम देंगे 24 में तो 3 8 24, यानी 3 और 8 का गुणा करने पर हमें 24 मिल जाएगा। और 4 से भाग देंगे तो ये 6 बार जाएगा। तो इस प्रकार जो 24 के गुणनखंड हो गए वे हो गए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। प्रश्न क्रमांक 9 है, 3 बिस्किटों के ब्रांड XYZ के पैकेटों में क्रमशः 12, 15 तथा 21 बिस्कुट हैं। कोई दुकानदार समान संख्या में ही तीनों प्रकार के बिस्कुट खरीदना चाहता है, उसे प्रत्येक प्रकार के कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे। जब भी ये कम से कम शब्द का उल्लेख प्रश्न में होता है तो वहाँ पर लघुत्तम समावर्त निकाला जाता है। तो यहाँ पर 3 ब्रांड के बिस्किट हैं XYZ और इनके पैकेटों में जो बिस्किटों की संख्या है वह है 12, 15 और 21 और दुकानदार को तीनों ही प्रकार की जो बिस्किट हैं उनको समान संख्या में खरीदना है। तो इसके लिए हमें तीनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना होगा। तो लघुत्तम समावर्त वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती है, यानी LCM इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगा समान रूप से। तो
हम निकालेंगे 12, 15 और 21 का एलसीएम। तो मैं कुछ इस प्रकार से इन तीनों को साथ में लेकर अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा और जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनका आपस में गुणा करूंगा। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 420, यानी दुकानदार को कुल 420 पैकेट खरीदने पड़ेंगे, जिससे कि वे तीनों ब्रांडों के बराबर बिस्किट खरीद पाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 है, किसी हॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 1125 सेंटीमीटर, 825 सेंटीमीटर और 375 सेंटीमीटर है। यानी लंबाई है 1125, चौड़ाई है 825 और ऊंचाई है 375 सेंटीमीटर। ऐसा सबसे लंबा फीता या टेप ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप सके। तो ऐसा सबसे लंबा यानी बड़े से बड़ा उनने बोला है, तो जब बड़े से बड़े की बात होगी तो हम HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो महत्तम समापवर्तक ऐसी सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करती है। यानी महत्तम समापवर्तक की सहायता से हम उस टेप की लंबाई को ज्ञात कर पाएंगे जो इन तीनों विमाओं को समान रूप से माप सके। तो इसके लिए हम लघुत्तम समापवर्तक के विपरीत तीनों संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम अभाज्य संख्याओं से बढ़ते क्रम में भाग देते हैं। तो इस प्रकार हमें तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब तीनों अभाज्य गुणनखंडों में जो समान संख्याएं हैं, यानी ऐसी संख्याएं जो तीनों अभाज्य गुणनखंडों में समान रूप से विद्यमान हैं, उनको लेकर और उनका गुणा करके, जैसे यहाँ पर ये 3 तीनों में विद्यमान है, फिर यहाँ 5 तीनों में स्थित है, ये 5 तीनों में स्थित है, बाकी इसके अलावा कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो तीनों में समान रूप से उपस्थित हो। तो हम 3, 5 और 5 का गुणन कर लेते हैं। तो 3 5 15 और 15 5 75। तो उस टेप की लंबाई जो इन तीनों विमाओं को समान रूप से माप सके वह है 75 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 11 है, एक ग्राहक दुकानदार को 100 रुपये के भुगतान के लिए 5 रुपये एवं 10 रुपये के नोटों का उपयोग करता है। 5 रुपये एवं 10 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 100 रुपये को 5 और 10 रुपये के नोटों के रूप में कई प्रकार से दिया जा सकता है, इसका कोई एक उत्तर संभव नहीं है। तो जैसे हमने उदाहरण के तौर पर कुछ उत्तर लिखे हैं, इससे और भी ज़्यादा उत्तर संभव है। तो जैसे 5 रुपये के वो 10 नोट दे सकता है और 10 रुपये के 5, इस प्रकार 100 रुपये हो जाएंगे। दूसरे प्रकार से हमने देखा कि 5 रुपये के 6 नोट देगा तो 5 6 का 30 रुपये और बाकी के जो 70 रुपये उसके लिए वो 10 रुपये के 7 नोट दे देगा। तो इस प्रकार भी 100 रुपये दिए जा सकते हैं। ऐसे ही 5 रुपये के जो 4 नोट देगा तो 5 के 20 रुपये हो गए और बाकी के 80 रुपये के लिए वो 10 के 8 नोट दे सकता है। तो इस प्रकार और भी कई तरीके हैं जिससे 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों के रूप में हम 100 रुपये दे सकते हैं। तो इसके विविध उत्तर संभव हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12 की ओर। प्रश्न क्रमांक 12 है, संख्या 17 और 71 अभाज्य संख्याएं। तो ये दोनों अभाज्य संख्याएं मतलब ये केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं। फिर आगे प्रश्न में दिया है, इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 7 हैं। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। तो हमें ऐसे युग्म बताने हैं जो दोनों अंकों को पलटने पर प्राप्त होते हैं और दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ये ध्यान देने वाली बात है कि दोनों संख्याएं अभाज्य भी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ 3 युग्म लिखे हैं, जैसे 13 और 31, यानी 1 3 3 1, और 13 और 31 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार 3 पे 7 37 और 7 पे 3 73, ये दोनों भी अभाज्य संख्याएं हैं। और अगला जो युग्म है वह है 7 पे 9 79 और 9 पे 7 97, तो ये दोनों भी अभाज्य संख्याएं। यानी 6 ही संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंड केवल 1 हैं और वे स्वयं हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। प्रश्न क्रमांक 13 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहे। तो हमें छोटी से छोटी संख्या बतानी है, मतलब यहाँ LCM की बात हो रही है। तो
इनने एक यहाँ पर स्थिति जोड़ दी है कि हम 12, 18 और 30 से भाग दें तो 7 शेष बचे, क्योंकि जब हम 12, 18 और 30 का लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करेंगे तो वह सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जो इन तीनों ही संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, लेकिन यहाँ पर 7 शेष बचना चाहिए। तो पहले हम 12, 18 और 30 का लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो वह आ जाता है 180, लेकिन यहाँ 7 शेष बचना चाहिए तो हम इसमें यहाँ 7 जोड़ देंगे तो 187। जब आप इन तीनों ही संख्याओं से 187 को भाग देंगे तो हर बार 7 शेष बचेगा, क्योंकि ये इनके एलसीएम से लघुत्तम समावर्ती से 7 ज़्यादा है। लघुत्तम समावर्ती पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। प्रश्न क्रमांक 14 है, दैनिक जीवन से संबंधित लघुत्तम समावर्ती एवं महत्तम समावर्तक का एक एक उदाहरण दीजिए एवं दोनों के बीच में के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो हमने यहाँ लिखा है, यदि 3 व्यक्ति क्रमशः 3, 6 व 9 लीटर दूध लेते हैं तो उस बर्तन की माप जिससे तीनों को दूध दिया जा सके के लिए महत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं, जबकि पूरे दूध को रखने के लिए बर्तन की धारिता हेतु लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करते हैं। तो हमने ये दोनों ही प्रकरण इस अध्याय के पिछले प्रश्नों में देख लिए हैं कि जब बड़ी से बड़ी माप ज्ञात करनी होती है तो हम महत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं, और जब हम इस पूरे दूध को रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो बर्तन चाहिए, जो छोटे से छोटा बर्तन जो इस तीनों मात्राओं को रख सके, उसके लिए हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। अब आते हैं हम अगले प्रश्न, जो कि इस अध्याय का अंतिम प्रश्न भी है। प्रश्न क्रमांक 15, किन्हीं 3 संख्याओं के लिए एक लघुत्तम समावर्त से संबंधित प्रश्न बनाइए जिसके लघुत्तम समावर्त में तीनों संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो इस प्रकार का प्रश्न हम अभी अभी करके आए यहाँ, प्रश्न क्रमांक 13। तो इस पर हमें प्रश्न बनाना है, तो हम इसी प्रकार का प्रश्न बनाएंगे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 6, 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। यहाँ पर हमें प्रश्न बनाने के लिए बोला गया था, तो हम यहाँ इसका उत्तर नहीं निकालेंगे, यहाँ हम प्रश्न बनाएंगे। बाकी मैंने यहाँ उत्तर भी लिख दिया है, वह संख्या 21 होगी। बाकी जो हमें बोला गया है वह प्रश्न बनाने के लिए बोला गया है। तो इस प्रकार इस संपूर्ण अध्याय का हल यहाँ पर पूर्ण हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय 4 के हल के साथ अगली वीडियो में। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।